नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूंगा कि फर्जी पट्टा किसे कहते हैं, बंजर भूमि किसे कहते हैं और स्वामित्व भूमि किसे कहते हैं, सीलिंग एक्ट क्या है और फर्जी बैनामा किसे कहता है। आज इसी वीडियो की बाबत मैं इस प्रकार से जानकारी दूंगा कि ताकि सभी इंसानों को, यानी कि लोगों को, जो किसान हैं या फिर जिन लोगों के पट्टे हुए हैं ग्राम पंचायत के अंदर, उन्हें पूर्णतया पूरी जानकारी मिल जाए कि किस प्रकार की भूमि को क्या कहते हैं। साथियों, अगर इस वीडियो के बाबत आप लोगों को मुझसे कुछ सवाल करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, कृपया आप उस पर कॉल करके मुझे कॉल भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोगों को मैं विस्तार से भूमि यानी कि जमीन की बाबत जानकारी देता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि फर्जी पट्टा किसे कहते हैं। साथियों, फर्जी पट्टा उसे कहते हैं जो व्यक्ति सरकारी यानी कि सरकारी नौकरी में है और 5 एकड़ से अधिक भूमि यानी कि जमीन उस व्यक्ति के पास है, अथवा अपना नाम लिखवाकर जमीन गलत ढंग से पट्टा करा लेता है, तो इस प्रकार का पट्टा फर्जी माना जाता है। जी हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है या फिर उस व्यक्ति के पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है और वह व्यक्ति किसी प्रकार से अपने नाम कोई पट्टा करा लेता है, कभी कभी लेखपाल पैसे लेकर भी एक रकबा यानी कि जो बढ़ाकर अपने लोगों का पट्टा कर देता है, जो गलत है, जो यह फर्जी पट्टा माना जाता है। कुछ लोग यानी कि नाम बदलकर भी अपना पट्टा अलट करा लेते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम महेश कुमार है और फिर वह व्यक्ति महेश लाल के नाम से अपने नाम कोई भूमि का पट्टा दर्ज करा लेता है। इस प्रकार का पट्टा भी यानी फर्जी पट्टा कहलाता है। क्या बताया मैंने आपको कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है या फिर उस व्यक्ति के पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है या फिर वह व्यक्ति गलत ढंग से रिश्वत देकर पटवारी को और अपना नाम महेश कुमार से लेकर महेश लाल रखकर उस भूमि के पट्टे को ले लेता है, तो वह भूमि का पट्टा फर्जी माना जाता है। अब मैं बात करता हूं कि फर्जी बैनामा किसे कहते हैं। साथियों, यह जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। अक्सर कर 100 में से 50% लोगों को इन बाबत जानकारी नहीं होती है, ज्यादातर भूमि से संबंधित। अब बात करता हूं कि फर्जी बैनामा किसे कहते हैं। साथियों, फर्जी बैनामा उस डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं जो किसी कास्ट की जानकारी के बिना रजिस्ट्री करवा लेना यानी कि फर्जी बैनामा करवा लेना। साथ ही यदि कोई स्वर्ण किसी हरिजन की जमीन को बिना जिला अधिकारी की अनुमति के बिना बगैर उसकी रजिस्ट्री करा लेता है, तो यह फर्जी रजिस्ट्री माना जाता है। हरिजन व्यक्ति 3.64 एकड़ से ऊपर जमीन होने पर ही बेच सकता है। 3.64 यानी कि एकड़ न होने पर का विक्रय होना अवैध रजिस्ट्री मानी जाती है। संक्षिप्त तौर पर आपको बताता हूं कि ऐसी रजिस्ट्री करवा लेना कि जो कोई काश्तकार है और उसकी बिना जानकारी के या फिर उस व्यक्ति को पागल करार देकर और उसकी बिना जानकारी के या फिर उस व्यक्ति को पागल करार देकर और उस व्यक्ति के बिना किसी दूसरे व्यक्ति के फोटो या उस व्यक्ति को पेश कर ऐसा बैनामा या रजिस्ट्री करा लेना, वह फर्जी बैनामा माना जाता है। और दूसरे नंबर पर अगर किसी हरिजन व्यक्ति के नाम के ऊपर 3.64 एकड़ भूमि नहीं है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसकी अन्य भूमि जमीन का बैनामा करवा लेना, तो ऐसे व्यक्ति की बिना परमिशन यानी कि कलेक्टरेट की, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बेची हुई जमीन फर्जी बैनामा कहलाई जाएगी। जी हाँ साथियों, अब हम बात करते हैं कि फर्जी विरासत क्या है। साथियों, यह छोटे छोटे तथ्य हैं जिनके बारे में जानकारी हम और आप लोगों को होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि फर्जी विरासत क्या है। साथियों, फर्जी विरासत काश्तकार के मरने के बाद जो लोग उनके उत्तराधिकारी के उनके रूप में होते हैं,
होते हुए भी यानी कि लेखपाल व कानूगो से मिलकर गलत ढंग से जमीन व वारिस बन जाते हैं, उन्हें फर्जी विरासत लिखवा लेना ही कहा जाता है। ऐसे मामले अधिकतर आते हैं कि कुछ लोग काश्तकार के मरने के बाद जो लोग उनके दाएं बाएं से आते हैं, जिन्हें भूमि का लालच होते हैं और उत्तराधिकारी के होते हुए भी, यानी कि अगर मरने वाले का उत्तराधिकार है, यानी कि उत्तराधिकारी उसका जिंदा है और वह काश्तकार मर जाता है और आसपास बगल बाजू के कोई भी रिश्तेदार या इस प्रकार से आकर फर्जी विरासत पेश करता है, तो उत्तराधिकारी के जिंदा रहने पर अगर कोई रिश्तेदार या आसपास बगल से आने वाला व्यक्ति कोई विरासत के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट्स वहां पर हाजिर करता है, तो ऐसी विरासत को फर्जी विरासत माना जाएगा। अब बात करते हैं कि चकबंदी अधिनियम किसे कहते हैं। अक्सर कर मुझ पर सवाल आते हैं, यानी कि कुछ लोग मोबाइल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मुझसे जानकारी लेते हैं और मालूम करते हैं कि अकरम भाई चकबंदी अधिनियम किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि चकबंदी अधिनियम किसे कहते हैं। साथियों, काश्तकारों की बिखरी जमीन को उठाकर, यानी कि एक व दो जगहों या उस पर समयोजित या प्रदर्शित करने को ही चकबंदी अधिनियम कहते हैं। यानी कि अगर किसी काश्तकार की एक दो जगह पर भूमि है, एक उत्तर की तरफ या फिर एक पूरब की तरफ, तो ऐसी भूमि को समायोजित यानी कि एक जगह परवरिष्ट करने को ही चकबंदी अधिनियम कहते हैं। और साथियों, इसमें नदी, नाला एवं अक्षेत्र, जलमग्न भूमि, तालाब, पथरीली भूमि यानी कि पहाड़ को छोड़कर शेष जमीन एक्ट के तहत समायोजित होती है। यानी कि इस चकबंदी अधिनियम के अंदर पथरीली भूमि, पहाड़ और नदी, नाला और तालाब को छोड़कर सभी जमीनों की चकबंदी एक्ट के अंतर्गत आती है, लेकिन ऐसी भूमि एक्ट के अंदर नहीं आती है। यह अधिनियम एक्ट सन 1963 में बना था और साथियों, चकबंदी के अंतर्गत यानी कि काश्तकारों की भूमि या मालियत लगाकर मालिकियत के आधार पर ही जमीन घटाई व बढ़ाई जाती है। इसमें प्रति एकड़ में 5 डिसमिल यानी कि जमीन की कटौती इसलिए की जाती है कि काश्तकारों को नाली, चक्रोड़, आबादी की भूमि दी जा सके। और साथियों, उपजाऊ जो जमीन होती है उसकी मालियत 16 आने यानी कि अनउपजाऊ भूमि की मालियत 4 आना लगाई जाती है। काश्तकार को भूमि पर स्थित पेड़, कुआं आदि की भी मालियत लगाई जाती है। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताकर चलता हूं कि सीलिंग एक्ट क्या है। साथियों, उत्तर प्रदेश की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम यानी कि सीलिंग एक्ट सन 1900 में से सन 1972 तक 2 चरणों में लागू हुआ, यह आप सभी लोग जानते हैं। और साथियों, इसके तहत भूधारक अपनी जमीन यानी कि कानून रख सकता है, यानी कि अपनी भूमि को कानूनन वह रख भी सकता है, इसका निर्धारण किया गया है। और सीमा से अधिक जो जमीन यानी कि निकलती है उसका यानी कि भूमिहीनों को पट्टे के आधार पर ऐसी भूमि को दिया जाता है, जिसे हम सीलिंग एक्ट कहते हैं। जी हाँ साथियों, यहीं पर आपको बता दूं कि स्वार्णिक भूमि किसे कहते हैं, क्योंकि स्वार्णिक भूमि के बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। साथियों, सब लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वार्णिक भूमि यानी कि स्वार्णिक भूमि के बारे में जानकारी नहीं होती है, यानी कि स्वार्णिक भूमि वह भूमि होती है जो भूमि सब लोगों के काम में आने वाली भूमि स्वार्णिक भूमि कहलाई जाती है। जैसे सड़क, मैदान, खलियान, कब्रिस्तान, मरघट और चक्रोड़ व सेक्टर, नाली आदि, ऐसी भूमि को स्वार्णिक भूमि कहते हैं। क्योंकि साथियों, यह भूमि सभी लोगों के स्वार्णिक के लिए काम आती है, यानी कि इसी भूमि को स्वार्णिक भूमि कहते हैं। अब बात करते हैं कि वृक्षारोपण का भूमि का पट्टा कैसे किया जाता है तथा वह निरस्त कैसे होगा, ये अहम जानकारी है। यदि किसी काश्तकार को ग्राम सभा द्वारा वृक्षारोपण का पट्टा दिया जाता है साथियों, तो ग्राम सभा व सदस्य ग्राम पंचायत अपना प्रस्ताव पारित करके तथा उस प्रस्ताव को एसडीएम से स्वीकृति कराकर
वृक्षारोपण का पट्टा यानी कि काश्तकार के नाम किया जाता है। यदि वृक्षारोपण के पट्टे की भूमि को संबंधित काश्तकार यानी कि दी गई है शर्तों अथवा 3 वर्ष के अंदर हरियाली अथवा हरा भरा नहीं करता है तो उस जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि वृक्षारोपण का पट्टा कैसे होता है और वृक्षारोपण का पट्टा कैसे निरस्त होता है। आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे जानकारी करनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर भी मुझसे कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।